औरत का फैसला। नैतिक मूल्यों से ये कहानी भले ही आपको इंसाफ करती ना दिखे, लेकिन जिम्मेदारियों की नजर से देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आए। ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है। अरे ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ? जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा। लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ, देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है। दिन रात काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ, वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगी? कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या? सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको? पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल। और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों? अरे पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरूं। और मुझे शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा, मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी। अरे नहीं नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा कार निकालकर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनके कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोलकर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं, बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोलकर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था। वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है,
अरे ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा, मेरा आत्मसम्मान, उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्मसम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है। औरत को दर्द नहीं होता। ये कहानी रिया की है, जो कि एक बड़ी बिजनेस विमेन है। उसको किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अपने काम से बढ़कर कुछ नहीं। ये क्या बना रखा है? ये खिलाओगे तुम उनको? माफ करना छोटी मालकिन, मैं फिर से बना देता हूँ। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो इन पर इतनी सुबह सुबह? अब क्या कर दिया इन्होंने? मम्मी जी, अभी दोपहर को मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और इनका खाना ऐसा है बेस्वाद। अगर ये खाएंगे तो क्या सोचेंगे? इनको अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। मुझे ऐसे लोग काम पर नहीं चाहिए जिनको ठीक से काम करना नहीं आता। अरे लेकिन बहू, ये बहुत सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे निकाल दे? हाँ मेम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं अच्छे से काम करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। जल्दी से कोई नया शेफ ढूंढ कर लाओ। अगले दिन ऑफिस में, ये सब क्या है? अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ है? मैम, वो क्या? किसको दिया था मैंने ये काम? उसको अभी मेरे सामने बुलाकर लाओ। जी मैम। मैम, वो सर्वर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। किसके? तुम्हारे या कंप्यूटर के? वो मैम, बात यह है कि जितना वक्त तुम आज मुझे समझाने में जाया कर रहे हो ना, उतना वक्त अगर तुमने कल इस काम को करने में किया होता तो आज ये पूरा हो जाता। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैम प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। ये सब तुमको ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए था। मैम मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अभी पूरा करके लाता हूँ। ये जो मौका था, यही तुम्हारा आखिरी मौका था जो तुमने गंवा दिया। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी कंपनी में तुम जैसे कामचोरों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें इस नौकरी से निकाला जाता है। शाम को घर पर, मैंने सुना आज तुमने फिर किसी को नौकरी से निकाल दिया। अरे हमारी पॉलिसी है ना, हमारी कंपनी लोगों के इमोशंस का भी ध्यान रखती है। इमोशन कुछ नहीं होता। कमजोर होते हैं वो लोग जो ऐसे काम करते हैं। और नौकरी से निकाल दिया तो इसमें कोई नई बात नहीं। जिस तरह घर को साफ करने के लिए गंदगी बाहर फेंकनी पड़ती है, उसी तरह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए यूजलेस लोगों को कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा। तुम लोगों की तुलना गंदगी से कैसे कर सकती हो? जिस स्पीड से तुम लोगों को निकालती हो, मुझे डर है कि किसी दिन कंपनी के सभी लोग ही ना निकल जाए। फिक्र मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए लोग तरसते हैं। जिनको नौकरी लग जाए वो खुशी से पागल हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी कभी खाली हो ही नहीं सकती। वैसे भी मुझे किसी की इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहू, तेरे स्वभाव को देखकर लगता है कि जरूर खाली होगी। अरे बहू, लोगों को दर्द होता है तो ये क्यों नहीं समझ पाती है? मम्मी जी, आप कब आई? आपको क्यों ऐसा लगता है? दर्द वर्द कुछ नहीं होता। कम से कम मैंने तो इस दर्द नाम की चिड़िया को कभी फील ही नहीं किया। क्योंकि बहू तो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करती।
दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करती। ऐसा नहीं होता बहू। तो मम्मी जी, आप कह रही हैं कि मैं दूसरों की पर्सनल कामों के लिए अपना काम रोक दूं और उनसे उनका दुखड़ा सुनूं? हाँ बताओ भाई, क्या हुआ? नो वे। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये है कि तू बस एक गलती होने पर लोगों को काम से निकाल देती है। ये भी नहीं सोचती कि अगर उसे काम से निकाल दिया तो उसका घर कैसे चलेगा, वो अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगा। मम्मी जी, आपका मतलब है वो कितनी भी गलती करे मैं उनको माफ कर दूं और वापस ले आऊं? मम्मी जी, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कंपनी नहीं खोलती, कोई धर्मशाला खोलती, ताकि जिसका जब मन करे आए और जब मन करे जाए। माँ का वो मतलब नहीं है। माँ बस इतना बोल रही है कि अगर वो गलती करते हैं तो उनको डांट लिया करो, समझा दिया करो, लेकिन नौकरी से निकालना बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मम्मी जी, आपको भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन मैं इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं चला रही हूँ। ऐसे बहुत देखे मैंने और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि ये कैसे सुधरेंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और आप प्लीज मेरे कामों में दखल मत दीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक दिन अचानक से रिया की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रिया कंपनी की जरूरी मीटिंग छोड़ देती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तो बहुत जरूरी मीटिंग थी ना? मम्मी जी, आप ऐसे समय में मीटिंग की बात कैसे कर सकती हैं? और मेरी बेटी कहाँ है? क्या हुआ है उसको? डॉक्टर ने क्या कहा? यूं अचानक से बेहोश कैसे हो गई? उसका बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसको थोड़ा बुखार भी है। अच्छा हुआ, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मैं तो डर ही गई थी। और बहू, तेरी मीटिंग, उसका क्या हुआ? तुझे तो भारी नुकसान हो गया होगा। होने दीजिए मम्मी जी, मेरे लिए इस वक्त मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसी मीटिंग्स तो फिर आती रहेंगी। लेकिन बहू, कुछ दिनों पहले तुमने ही कहा था कि किसी के निजी काम के लिए तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, तो फिर ये सब क्या है? मम्मी जी, आपको क्या हो गया है? ये किसी का भी निजी काम नहीं है, ये मेरा अपना निजी काम है। वही तो बहू, जब तुम्हारा काम था तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई और तुम चाहती हो कि दूसरों के घरों में कितनी भी परेशानी दिक्कत आ जाए, वो उसको छोड़कर अपने काम को पहली ड्यूटी समझे। लेकिन वही चीज अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम अपनी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ समझती हो, उसके बाद तुम्हारा काम। ये कैसी नाइंसाफी है? उनके साथ तुम करो तो ठीक और वो करे तो गलत। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, मैंने ये बात कभी समझी ही नहीं। अब तो समझ गई ना? अब से उनके साथ कुछ ऐसा मत करना, उनकी भी परेशानी समझने की कोशिश करना। हाँ मम्मी जी, अब मैं सब समझ गई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद सही कहते हैं लोग, जब तक वही दर्द आप खुद ना झेलो तब तक आप दूसरे के दर्द का अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे ये देखकर अच्छा लगा बेटा कि तुम्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया।